नमस्कार दोस्तों, आश्रम परिवार में आपका स्वागत है। हम आज लेखांकन के अवधारणा और सिद्धांत पढ़ेंगे। हम एक अवधारणा पहले पढ़ चुके हैं जो सत्ता की अवधारणा थी। अब हम आज सेकंड अवधारणा से चालू करेंगे। ठीक है, आज हम जो अवधारणा पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दोहरा लेखा द्विपक्षीय द्विपहलू अवधारणा। ठीक है, देखिए ये अवधारणा जो ली गई है वो कौन से देश से ली गई है? ये इटली देश से ली गई है। ठीक है, ये इटली देश की देन है। इसका जो प्रवर्तक है वो लुकास पेसिवली है। ठीक है, और जो इसकी शताब्दी है 15वीं शताब्दी में जो इसके जो उद्भव हुआ इसे 15वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है, और ये डीआर और सीआर को नियम की अवधारणा की देन है। ठीक है, देखो आप समझिए इस चीज को कि दोहरा लेखा प्रणाली है जो द्विपहली कंसेप्ट है। पहले क्या चमकता था कि इकेरला प्रणाली चलती थी। ठीक है, तो अब क्या होता है ना कि दोहरा लेखा प्रणाली में आने से क्या होगी, डेबिट और क्रेडिट दोनों समान होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को पहले का इकेरला में क्या होता था कि अपन सब चीजें एक साथ ही करते थे। अब जब जहां से ये उद्भव हुआ, कौन से क्वेश्चन कैसे आएगा कि बताओ दोहरा लेखा प्रणाली द्विपक्षीय अवधारणा वो कहां से उद्भव हुई? तो इटली देश से उद्भव हुई। इसका जो प्रवर्तक कौन है? तो लुकास पेसिवली। ये काफी एग्जाम में आता है, ये काफी एग्जाम में आता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिए आप। इसका उद्भव ये 15वीं शताब्दी में हुई। हो सकता है आपको सत्य और असत्य में पूछ ले। और ये समान डेबिट और क्रेडिट दोनों समान नियम के अवधारणा की देन है। ठीक है, देखो अब समझने की क्या चीज है कि लेखांकन समीकरण का विकास इस अवधारणा के कारण हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लेखांकन समीकरण क्या होता है? एक तो बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट होती है। देखो ये होता है दायित्व और ये होता है पूंजी और ये होता है संपत्ति। ठीक है, अब देखो समझिए आप इस चीज को कि जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट देखो इधर होती है, इधर एक तो क्या होती है पूंजी, क्या होती है पूंजी। ठीक है, और इधर होते हैं दायित्व, क्या होते हैं दायित्व। ठीक है, और इधर होती है असेट्स। ठीक है, देखिए समझिए कि पूंजी दायित्व पूंजी क्या होते हैं? जो अपन बिजनेस चालू करते हैं तो बिजनेस में जो पार्टनर्स जो पैसे घर से लेके आते हैं उसे बोलते हैं संपत्ति, उसे बोलते हैं पूंजी। और जो पैसे देने होते हैं उसे बोलते हैं दायित्व। ठीक है, और असेट्स क्या होती है? जैसे फर्नीचर हुआ, मशीन्स हुई, गुडविल हुई, ट्रेड जो अपना कॉपीराइट्स हुआ, वो अपनी क्या होती है? असेट्स होती है। डेटर्स होते हैं, जो भी जितनी भी करंट असेट्स हैं वो पूरी असेट्स होती है। ठीक है, स्टॉक्स, डेटर्स, ये पूरी करंट असेट्स हो गई। ठीक है, नेक्स्ट कि लेखांकन समीकरण आर्थिक चिट्ठा आधारित होता है। यानी लेखांकन समीकरण क्या होता है? आर्थिक चिट्ठे पे आधारित होता है। ठीक है, देखिए समझिए ये 6 इसकी प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन कैसे आएगा? इन 6 में से कुछ भी पूछ सकता है वो। ठीक है, इन 6 में से कुछ भी पूछ सकता है वो। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि प्रवर्तक लेखांकन की जो लुकास पेसिवली है। ठीक है, और इसका प्रवर्तक है इसका लुकास पेसिवली है 15वीं शताब्दी में। डेबिट क्रेडिट किस अवधारणा का देन है? तो दोहरा लेखा प्रणाली का। ठीक है, फिर लेखांकन समीकरण पूछ सकता है कि लेखांकन समीकरण कैसे बनता है? मैंने आपको बता दिया, उधर असेट्स और पूंजी और दायित्व। क्या होता है? पूंजी और दायित्व। ठीक है, अब लेखांकन समीकरण आर्थिक चिट्ठा पर आधारित है। इसमें एक पॉइंट और लिख लेना आप कि इस अवधारणा के अनुसार तलपट का मिलान होता है। मैं बोल रहा हूं आपको, एक पॉइंट और लिख लेना कि इस अवधारणा के अनुसार तलपट का मिलान होता है। ठीक है, इस अवधारणा के अनुसार तलपट का मिलान 7 पॉइंट पे थे कि तलपट का मिलान होता है। क्या उसका होता है? तलपट का मिलान होता है। ठीक है, इस अवधारणा के अनुसार तलपट का मिलान होता है। ठीक है, ये आपको एडिशन करना है, ये आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। नेक्स्ट जो अवधारणाएं हैं देखते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट अवधारणा है बहुत कि विवेक की। ठीक है, इसका हिंदी में बहुत सारे नाम है। विवेक की, अनुधारितवादिता, संकुचन और परंपरागत, रूढ़िवादिता, पुनर्वादिता, दूरदृष्टा अवधारणा। ठीक है, ये अवधारणाएं हैं। ठीक है, इसके नाम है ये वेरी इंपॉर्टेंट अवधारणा है क्योंकि ये इसके बहुत सारे नाम आपको
मेन इंपॉर्टेंट ध्यान का रखना है, एक तो विवेक की और एक रूढ़िवादिता, ये ऑप्शन में ज्यादातर आते हैं। लेकिन आप सबसे है कि इंग्लिश में ज्यादा पढ़े तो अच्छे। मैंने आपको हिंदी जो नोट्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश के दोनों प्रोवाइड करवाए हैं, ठीक है। देखो अब समझिए कि अवधारणा कहती क्या है। इस अवधारणा का फ्यूचर में संभावित, इस देखो ये जो अवधारणा है फ्यूचर में संभावित हानियों को लेखा वर्तमान में करता है, लेकिन संभावित लाभों को ध्यान नहीं रखा जाता। देखिए समझिए आप कि एक तो इसको ध्यान रखना है कि संभावित, जो संभावित वो है हानियां, और संभावित लाभ है उसको ध्यान नहीं रखा जाता। संभावित हानियां हैं यानी जो फ्यूचर में जो हानियां होने वाली है उसको तो ध्यान रखना है आपको, लेकिन जो फ्यूचर में लाभ होना उसको ध्यान नहीं रखना, ठीक है। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा ये समझो आप कि उदाहरण ये बोलना चाह रही है कि जो संभावित हानियां हैं उसको तो आपको रिकॉर्ड करना है, लेकिन संभावित लाभ जो रिकॉर्ड नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि सही लाभ आने की गणना करने के लिए ये माना जाता है कि अपन जो फ्यूचर में जो लॉस होने वाला है, हुए नहीं है, होने वाले हैं, उनको रिकॉर्ड कर लो आप, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में मान लो किसी को पैसे लेने हैं अपन को, मान लो किसी से 50,000 लेने हैं, तो ऐसा मान के चलते हैं कि यार हो सकता है वो फ्यूचर में पैसे नहीं देगा, तो 45,000 तक उसका रिकॉर्ड कर सकते हैं कि ठीक है 45,000 दे देगा, 5,000 अपने डूब जाएंगे। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि मान लो अपन ने किसी से 50,000 रुपए ले रखे हो, तो क्या अपन मान सकते हैं कि भाई फ्यूचर में उसको 45,000 देंगे? हो सकता है वो माने ही नहीं माने। तो ऐसे क्या है कि फ्यूचर की जो सही लाभ हानि निकालने के लिए फ्यूचर की हानियों को तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर के लाभों को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, जो ये पहली अवधारणा हो गई आपकी, इसकी अवधारणा का पहला पॉइंट हो गया। दूसरा देखो, इस अवधारणा का लेखा पुस्तकों में खर्च ज्यादा दिखाया जाता है और आय कम दिखाई जाती है, संपत्तियां कम मूल्य पर दिखाई जाती है और दायित्व बढ़ाकर दिखाए जाते हैं। तो पहली जो विशेषता थी उसका ही ये एक तरीके से पार्ट है, ठीक है। उसको ही एक समझाना चाह रहा है कि ऑब्सी बात है भाई, ऑब्सी बात है, जब अगर अपन हानियां ज्यादा दिखाएंगे तो ऑब्सी बात है खर्चे ज्यादा हो गए तो, और आय कम दिखाते हैं, यानी दायित्व जैसे अपने कम होंगे, यानी दायित्व कौन से होते हैं? अपने, यानी अपन को किसी को पैसे देने हैं तो अपनी आय कम दिखाएंगे, ठीक है। तो आय कम दिखेगी, ठीक है, आय कम दिखाई जाती है, संपत्तियां कम मूल्य पर दिखाई जाती है और दायित्व बढ़ाकर दिखाए जाते हैं, ठीक है। संपत्तियां कम मूल्य पर दिखाए जाते हैं, ऑब्वियस बात है कि जब खर्चे ज्यादा दिखा रहे हैं तो संपत्तियां तो ऑब्वियस बात है कम ही हो गई, ठीक है। तो उससे क्या होगी? टैक्स में बचत भी हो जाएगी, ठीक है। यानी खर्चे ज्यादा तो टैक्स में बचत, ठीक है। देखो नेक्स्ट, देखो इस परिणाम के लाभ कम होंगे, कर का भुगतान कम करना पड़ेगा और गुप्त संचय का निर्माण होगा, और गुप्त संचय कहीं और नहीं दिखाए जाते। देखो मेरी बात सुनो, एक वर्ड आया है गुप्त संचय और एक आया है कि भुगतान कम करना पड़ेगा, कर का भुगतान कम करना पड़ेगा। समझिए आप इस चीज को। देखिए क्या होता है, जो अपन खर्चे ज्यादा दिखाएंगे, मान लो खर्चे ज्यादा तो सी बात है कि पी&एल का भाग ज्यादा, खर्चे ज्यादा तो पी&एल का भाग ज्यादा, और जैसे पी&एल ज्यादा होगा तो खर्चे ज्यादा होंगे तो प्रॉफिट कम आएगा, और प्रॉफिट पे तो टैक्स लगता है, तो प्रॉफिट पे टैक्स लगते ही क्या होगा? जैसे प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा तो टैक्स कम लगेगा तो खर्चे ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। और फिर क्या होता है कि गुप्त संचय का निर्माण होगा, तो गुप्त संचय का निर्माण अपन एक अलग से टॉपिक आएगा अपना जब हम गुप्त संचय को समझेंगे। लेकिन आप इतना समझिए कि जो अचल संपत्ति होती है, अचल संपत्तियों पे जो अतिरिक्त अपन डेप्रिसिएशन लगा देते हैं, तो डेप्रिसिएशन इतनी संपत्ति जो यूज ही नहीं उस पर अतिरिक्त जो डेप्रिसिएशन लगा देते हैं, उसका क्या होता है कि वहां से गुप्त संचय का निर्माण शुरू हो जाता है, ठीक है। और कहीं भी है डेटर्स है उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, जब से भी गुप्त संचय का निर्माण होता है। और कई चीजें हैं जो अपन इसका चैप्टर आएगा तो ब्रीफ पे पढ़ेंगे। आप ही कल आपको मेन पर्पज ये है कि इस अवधारणा में आपको ये पॉइंट आएंगे, वो सीधा सीधा देगा, बताओ कि ऐसी कौन सी अवधारणा है जिसमें गुप्त संचय का निर्माण होता है, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा दिखाना है कि विवेक की अवधारणा के अनुसार, रूढ़िवादिता के अनुसार वैसे आपको ऑप्शन देगा तो उसमें टिक लगाना है, ठीक है। देखो फिर इसका परिणाम होगा लाभ कम होंगे, कर का भुगतान, वो लाइन रिपीट हो गई फिर, ठीक है। देखो ये लाइन है इसकी, इस उदाहरण के अंदर देनदार को डूबोत्तरण आयोजन, बट्टा आयोजन का निर्माण किया जाएगा और लेनदारों को बट्टा संचय की अवहेलना की जाएगी, ठीक है। देखो एक तो इसमें वर्ड आया देनदार, आप समझिए एक वर्ड को समझेंगे अपन, ठीक है। एक तो देनदार, देखो ये होती है बैलेंस शीट, मैंने आपको बताया तभी, ठीक है। इधर होती है कैपिटल, यहाँ होती है लायबिलिटीज और यहाँ होती है असेट्स, ठीक है। ये देनदार है वो क्या होते हैं? करंट असेट्स होती है, क्या होती है? करंट असेट होती है, ठीक है।
देखो ये देनदार होते क्या होते हैं, करंट एसेट होते हैं पहले तो भाई देनदार है तो मैंने क्या बोला था, देनदार कैसे, जिसको उधार माल बेचा, जिसको उधार माल बेचा वो अपने देनदार हो गए। तो अपने मान के चलते हैं कि उसमें पीबीटी बना लेते हैं कि फ्यूचर में जिसको उधार माल बेचा वो उसे पीबीटी बनाते हैं। यानी मान लो सपोज किसी को राजकुमार नाम का व्यक्ति है, उसको 5,000 रुपए का उधार माल बेचा, ठीक है। तो 5,000 में से मान के चलते हैं कि भाई 500 रुपए डूब जाएंगे, डूबे नहीं है लेकिन पहले से अपने मान के चलते हुए 500 रुपए डूब जाएंगे, ठीक है। उसे बोलते हैं बैड डेब्ट्स। क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स, ठीक है। उसका बैड डेब्ट्स यानी कहने का मतलब ये है कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, यानी पीबीडी बना ली, यानी आयोजन बना लिया कि फ्यूचर के खर्चे पे क्या बोला कि फ्यूचर की हानियां तो रिकॉर्ड कर सकते हैं लेकिन फ्यूचर के प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वैसे ही देनदार, अब वैसे ही लेनदार है। लेनदार क्या होता है कि जिस व्यक्ति से उधार माल परचेज किया, भाई जब मान लो किसी व्यक्ति से उधार माल परचेज करके लाएंगे तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। तो क्या आज ही अपनी मान के चलने कि भाई जैसे मान लो कि 5,000 का माल लाए किसी व्यक्ति से, मान लो गोविंद नाम का कोई व्यक्ति है, उससे 5,000 रुपए का उधार माल लाए, तो क्या उसको आज मान के चल ले कि यार नहीं नहीं वो तो उसको तो अपन 4500 में मना लेंगे, 4500 में दे देंगे, ठीक है। और आज अपन 4500 में पुस्तकों में 4500 रिकॉर्ड कर ले, कैसा हो सकता है, नहीं, ठीक है। क्योंकि ऐसा अगर मान के चलते तो फ्यूचर के लाभ अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो फ्यूचर के अपनी अकाउंटिंग क्या बोलती है, यह उदाहरण क्या बोलती है कि फ्यूचर के आपको लाभ रिकॉर्ड नहीं करने, ठीक है। आगे बात समझ में, ये बोलनी चाह रही है लाइन, ठीक है। मैंने आपको डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों की परिभाषा बता दी। डेटर्स यानी क्या होता है, जिस व्यक्ति को उधार माल बेचा। क्रेडिटर्स जिस व्यक्ति से उधार माल परचेज किया, ठीक है। देखो ये हो गए, ये और ये देनदार। देनदार यानी उधार माल बेचा, और उधार माल करेक्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है मैन, ठीक है। उधार जरूर आना चाहिए, इंपॉर्टेंट, ठीक है। डूबत ऋण, डूबत आयोजन मैंने बता दिया कि आयोजन क्या होता है। आयोजन होता है कि वो पैसे डूबे नहीं है, ऐसा अपन मान के चलते कि डूब जाएंगे, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट, ये देखो ये लाइन क्या बोलती है कि इस अवधारणा के कारण व्यापारी वर्ष के अंत में अपने स्टॉक्स का मूल्यांकन लागत मूल्य और बाजार मूल्य पर शुद्ध मूल्य दोनों में से जो में से कम हो उस पर किया जाता है। देखो आप समझिए, बैलेंस शीट है, देखो देखो यहां पे आता है स्टॉक, क्या आता है, और ट्रेडिंग अकाउंट, और एक आता है स्टॉक, क्लोजिंग, सॉरी यहाँ पे आता है, ठीक है। दो जगह स्टॉक आता है, क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे स्टॉक। ये क्या बोल रहा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको आपको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, सपोज दैट अपन माल जब लाए थे आज की तारीख में, यानी वर्तमान में, वो स्टॉक है सपोज दैट 40,000 का, ठीक है। उसकी जो जब खरीद के लाए थे कॉस्ट वैल्यू है सपोज दैट 50 की, ठीक है। आप समझिए आप कि जब अपन खरीद के लाए थे, जब स्टॉक कितने का था, 50,000 का, लेकिन आज उसका वैल्यूएशन कर रहे हैं तो वो 40,000 का है। कितने का है, 40,000 का, ठीक है। आज उसका वैल्यूएशन कर रहे हैं तो कितने का, वो 40,000 का। तो अब ये बोल रहा है कि पुस्तकों में यहाँ ये स्टॉक किस पे दिखाया जाएगा, यानी ये बैलेंस शीट में किस पे दिखाया जाएगा, तो कितने में दिखाया जाएगा, दोनों में से जो कम होगा, दोनों में से जो कम होगा, क्या होगा, कम होगा, यानी मार्केट वैल्यू और जो कॉस्ट वैल्यू है, विच एवरेज लेस, कॉस्ट वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू दोनों में से कम होगा। अब इसका लॉजिक समझो कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि
अगर मान लो सपोज दैट, अगर मान लो 50,000 रुपए पर रिकॉर्ड करते हैं और प्रेजेंट में कितने का बिक रहा है 40,000 रुपए, तो अपन ने क्या कर लिया, और 50,000 रुपए रिकॉर्ड करते हो तो 10,000 रुपए प्रॉफिट में रिकॉर्ड कर लिए। तो यह उदाहरण क्या बोलते हैं कि अपन को प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करना, ठीक है। आज प्रेजेंट वैल्यू, आज स्टॉक बेचे तो कितने का बिक सकता है वो 40,000 का, लेकिन जब खरीद के लाए थे तो कितने का था 50 का। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि आज अगर उसको बेचे तो कितने का बिक सकता है वो 60,000 का, कितने का बिक सकता है वो 60,000 का। आज क्या कितने बिक सकता है वो 60,000 का तो बिक सकता है, तो महंगा भी तो बिक सकता है। जब 60,000 का बिक सकता है तो फिर किस पे रिकॉर्ड करेंगे, फिर किस पे कितने, फिर 50,000 पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि 60,000 में से और 50,000 में दोनों में से कौन सा कम है, वो है 50,000 कम है, ठीक है। तो जो दोनों में से कम है उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्यों इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि अपन को जो राशि कम होती है उस पर रिकॉर्ड करना होता है, क्योंकि फ्यूचर जो प्रॉफिट अपन रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। देखो फिर एक होती है कि इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है ये होता है कि इसको इंपॉर्टेंट कर लो, ये हर एग्जाम में पूछ जाती है। दिखावटी साख सज्जा, जब कंपनी अपने शेयर जारी करती है तो निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जो लाभ होते हैं, जो संपत्तियां होती हैं, उनको बढ़ाकर दिखाया जाता है। एक्चुअली में देखो क्या होता है कि जब कंपनी के जब जनता से पैसा लेना होता है, ठीक है, जब जनता से पैसा लेना होता है तो एक्चुअली में क्या होता है ना कि जब निवेश को आकर्षित करने के लिए जब फाइनली 31 मार्च होती है तो उसमें क्या होती है, संपत्तियां बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है, केस अपना बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है, ताकि लोगों को क्या लगे कि यार ये कंपनी बहुत प्रॉफिट में है, इसकी संपत्तियां बहुत ज्यादा है, डूबेगी नहीं, कहाँ चली जाएगी। तो ठीक है, इस विश्वास के कारण लोग बाग उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उस कंपनी को अपने पैसे दे देते हैं, ठीक है, पैसे दे देते हैं। तो उसे जो अपनी संपत्तियां, जो यहाँ बैलेंस शीट है, यहाँ बैलेंस शीट है, इसमें इधर साइड आती है असेट्स, क्या आती है असेट्स। इसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, इसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, उसको ही दिखावटी साख सज्जा कहते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं, दिखावटी साख सज्जा। इस संपत्तियों को मूल्य जो बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है उसको दिखावटी साख सज्जा कहते हैं। विंडो ड्रेसिंग, यानी बैलेंस शीट को सजा सजा कर पेश किया जाता है, किसके शेयर होल्डरों के पास, निवेशकों के पास, जनता के पास, ताकि वो इन्वेस्टमेंट कंपनी में कर सके, ठीक है। इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट है कि इस अवधारणा की क्या होता है, जो आपने जेएलपी देखी होगी, जेएलपी का सिलेंडर वैल्यू है समर्पण मूल्य, ये भी इस अवधारणा के अनुसार कहां दिखाया जाता है, बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाता है। ये आप रिकॉर्ड कर लो अलग से, ठीक है। ये जेएलपी का भी इसी अवधारणा के अनुसार समर्पण मूल्य बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाता है। देखो जेएलपी क्या होती है, एक तो पर्सनल होती है, जेएलपी दो प्रकार की होती है, एक तो पर्सनल और एक होता है जॉइंट, ठीक है, जॉइंट होती है, ठीक है। पर्सनल तो क्या होती है, मान लो सपोज दैट कि 3 पार्टनर है, मान लो चुन्नू मुन्नू टुन्नू 3 पार्टनर है, उनकी अलग अलग किस्तें जाती है, अलग अलग उन्होंने पर्सनल जेएलपी ले रखी है, ठीक है। लेकिन अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होती है कि चुन्नू मुन्नू 3 पार्टनर है, उनकी तीनों की एक साथ ले ली कि तीनों की, तो जेएलपी का समर्पण मूल्य। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि समर्पण मूल्य क्या होगा साहब। देखो अगर मान लो सपोज दैट आज अपने पॉलिसी करवा ली, बीमा कंपनी के पास गए, भाई हमको पॉलिसी करवानी है, ठीक है, पॉलिसी करवा ली, आज मान लो एक ही किस्त दी अपन ने, और कल ही मान लो एक पार्टनर क्या हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, तो उसकी जो पूरी वैल्यू है वो पूरा वैल्यू उसको मिल जाएगी, यानी तीनों पार्टनर की जितनी भी फाइनल डिसाइड की थी वो पूरी वैल्यू मिल जाएगी। देखो दो ही कंडीशन में जो जेएलपी की है पूरी अमाउंट मिलेगी, चाहे पर्सनल हो चाहे जेएलपी हो, ठीक है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी हो, यानी संयुक्त हो, दो ही कंडीशन मिलेगी, या तो किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाए तो पूरा अमाउंट मिल जाएगा, या उसका मैच्योरिटी पीरियड खत्म हो जाए, यानी मान लो अपन ने 10 साल की करवाई थी, 20 साल की करवाई थी, 5 साल की करवाई थी, उसमें अपन को क्या करना पड़ता है कि वो मैच्योरिटी पीरियड खत्म हो गया, अपन बराबर तरीके से किस्त जमा करा रहे थे तो पूरा पैसा मिल जाएगा, राइट। लेकिन समर्पण मूल्य क्या होता है, एक वर्ड आया है समर्पण मूल्य। समर्पण मूल्य क्या होता है कि सपोज दैट चाहे पर्सनल जेएलपी हो, सॉरी पर्सनल पॉलिसी हो, चाहे जॉइंट लाइफ पॉलिसी, एक्चुअली में क्या होता है कि जब खूब अच्छी साझेदारी चल रही है, पार्टनरशिप चल रही है, ठीक है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी करा रखी है, मान लो सपोज दैट पार्टनर किसी भी कारण से फर्म समापन में चली गई, या किसी भी कारण से पार्टनरों को नहीं बनी, ठीक है, वो अलग अलग होना चाहते हैं, या फिर मान लो कोई पार्टनर प्रवेश कर रहा है, या पार्टनर जो फर्म से बाहर जा रहा है, ये कंडीशन हो सकती है। मैंने क्या बोला, या तो पार्टनर आ रहा होगा या पार्टनर जा रहा होगा, या मान लो किसी भी कंडीशन के हिसाब से फर्म समापन की ओर चली गई, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हिसाब किताब करेंगे तो अपन जेएलपी पे भी आएंगे। अब जेएलपी जब कंपनी के पास जाएंगे तो कंपनी का पूरा पैसा दे देगी, वो कंपनी पूरा पैसा नहीं देगी, वो बोलेगी कि आज की डेट में आप ये पॉलिसी तोड़वा रहे हो या इसकी वैल्यू पूछे तो
ये इसका मूल्य इतना होगा, तो उसे ही बोलते हैं समर्पण मूल्य। यानी कहने का मतलब है कि आज की डेट में इस पॉलिसी से इतना पैसा मिल सकता है। ठीक है, आगे बात समझ में, उस वैल्यू को समर्पण मूल्य कहते हैं। जैसे बोलते अपने जीवन में चलते आपने सबके मम्मी पापा ने वगैरह ने LIC तो करा ही रखी होगी। हम मान लो 20 साल की करा रखी, 10 साल की करा रखी, तो डेली अपन जो से मंथली अपन किस्त जमा कराते हैं, तिमाही करवाते हैं, 6 माही करवाते हैं, साल की करवाते हैं, जो भी है। फिर क्या होता है कि अपन को 10 साल बाद में उसकी पूरी अमाउंट मिल जाती है, या फिर मान लो कुछ भी अनहोनी घटना हो गई तो पूरी अमाउंट मिल जाती है। लेकिन सपोज दैट अपन को बीच में तोड़वानी है, पैसे की आवश्यकता पड़ गई, मान लो किसी इमरजेंसी में पैसे की आवश्यकता पड़ गई, तो अपन बोलते हैं भाई LIC तोड़वानी है, LIC तोड़वानी है। तो वो जो LIC तोड़वाने के जो तोड़वाते हैं, वो जो पैसा मिलता है बीच में, उसको ही बोलते हैं समर्पण मूल्य। ठीक है, आप इस एग्जाम्पल से बेटर समझ सकते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है अपनी पूर्ण प्रकृति की उदाहरण, प्रदर्शन की उदाहरण, अभिव्यक्ति की उदाहरण। ठीक है, फुल्ली डिस्क्लोज्ड कंसेप्ट। ठीक है, आप इसको इंग्लिश में भी ध्यान रखिए और हिंदी में भी। ठीक है, देखो ये उदाहरण क्या बोलती है, ये उदाहरण के अनुसार लेखा पुस्तकें वित्तीय विवरणों को निर्माण करते हुए सभी अवधारणा को पूर्ण प्रकट करना चाहिए। उसको उपयोगकर्ताओं के लिए वित्तीय विवरण समझने में आसानी होती है। कहने का मतलब ये है कि ये लेखा पुस्तक में ये वित्तीय विवरण, लेखा पुस्तकें क्या होती है, जो अकाउंटेंसी की पूरी लेखा पुस्तकें होती है, जितनी बहियां होती है वो लेखा पुस्तकों में आती है। ठीक है, वित्तीय विवरण ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट ये वित्तीय विवरणों में आते हैं। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स वगैरह वित्तीय विवरणों के अंदर आते हैं। इनको क्या होता है, पूर्ण प्रकट, यानी आपको सभी जानकारी आपको पूर्ण प्रकटीकरण करनी चाहिए। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इसे उदाहरण के देखो निम्न परिणाम है। ये क्या बोलती है, मैं मुख्य रूप से क्या बोलती है, ये बोलती है कि लेखांकन प्रविष्टि के साथ नरेशन, व्याख्या, लघु सारांश दिया जाना चाहिए। मैं समझाऊंगा इसको। ये दूसरी लाइन समझिए, बैलेंस शीट के नीचे संदिग्ध दायित्वों को फुटनोट और टिप्पणी के रूप में दिखाना चाहिए। अभी क्या बोला, देखो सपोज दैट अपन क्या करते हैं, यहाँ ले लेते हैं अपन, मान लो सपोज दैट किसी को माल बेचा, तो एंट्री क्या करेंगे, केस अकाउंट डेबिट, केस अकाउंट, केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, किसी को माल बेचा, ठीक है, माल बेचा, मान लो सपोज दैट 50,000 का माल बेचा। ठीक है, अब ये क्या होता है कि यहाँ पे जो ये चीज लिखी जाती है इसमें, इसको बोलते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं, नरेशन। ठीक है, तो ये चीज लिखना जरूरी है। क्या बोला है, लेखांकन प्रविष्टि, ये लेखांकन प्रविष्टि हो गई आपकी, और इसके साथ अब लिखेंगे कैश टू सेल्स, यानी आपने क्या लिखा कि उसको केस, जैसे माल को राम को माल बेचा तो राम टू कैश टू सेल्स, यानी ये हो गया कि भाई किसको माल बेचा, तो आपको नरेशन में लिखना है। यानी कहने का मतलब उसका जो किसको बेचा, क्या बोला, उसको नरेशन, इसको बोलते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं, नरेशन। उसको लेखांकन प्रविष्टि के साथ आपको सारांश देना है। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट ये देखो, ये क्या बोलना चाह रहा है कि बैलेंस शीट के नीचे संदिग्ध दायित्वों को फुटनोट, टिप्पणी के रूप में दिखाया जाता है। एक्चुअली में क्या होता है, देखो ये इधर ले लेते हैं अपन, ये हो गई बैलेंस शीट। ठीक है, इधर दोनों साइड का योग बराबर हो गया। ठीक है, और इधर यहां बनाते हैं फुटनोट्स। क्या बनाते हैं, फुटनोट्स। यहाँ पे फुटनोट दिखाए जाते हैं कि जो चीज रह गई, या फिर जैसे इन्वेस्टर्स हैं या फिर कुछ छोटी मोटी संपत्तियां हैं, उनको अपन क्या कि पूरा विवरण में दिखाते हैं। जैसे मान लो कि कोई इन्वेस्टर है, तो इन्वेस्टर कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं। ठीक है, तो उनको छोटे छोटे पॉइंट अपन को दिखाते हैं ताकि बैलेंस शीट के नीचे अपन को पूरा दिख सके कि भाई देखो ये संपत्ति ऐसे बढ़ी, इसने इतने इन्वेस्टर हैं, इनकी संपत्तियां यहाँ है, इतने इतने स्टेट्स में इनकी इस कंपनी की संपत्ति है, विदेश में कितनी है। तो उसको आप पूरा विवरण दो ताकि जो इन्वेस्टर है, निवेशक है, वो भ्रमित ना हो और आपकी जो कंपनी की सही जानकारी वहां पे दिख सके। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट उदाहरण है, ये देखो महत्वपूर्ण सारता, देखो कितने नाम है हिंदी में, सारवांता, तथ्यात्मकता और भौतिकता। ठीक है, और इंग्लिश में इसका एक ही नाम है, इसको आप ध्यान रखिए। देखो ये पूर्ण प्रकटीकरण का अपवाद है। ये क्या बोलता है, पूर्ण प्रकटीकरण का अपवाद है। इस उदाहरण के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों को पूर्ण प्रकटीकरण करना चाहिए। यानी कहने का मतलब जो इंपोर्टेंट जो तथ्य हैं उनको आप पूरा वृत्त में दिखाइए, अलग से दिखाना चाहिए। और महत्वपूर्ण तथ्य वह तथ्य होते हैं जो उपयोगकर्ता को निर्णय में साबित हो सके। उपयोगकर्ता कौन, निवेशक यानी इन्वेस्टर। भाई उपयोगकर्ता कौन, जैसे सपोज दैट किसी कंपनी में, रिलायंस में अपन को इन्वेस्टमेंट करना है,
पैसे रिलायंस के शेयर खरीदने हैं, टाटा के शेयर खरीदने हैं, इन्फोसिस के शेयर खरीदने हैं, इन कंपनी के शेयर खरीदने हैं, तो अपन हो गए निवेशक। तो निवेशक हो गए तो उनका निर्णय प्रभावित कैसे करेंगे, जो पूरे महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको प्रकट करेंगे, उनको अपन देखेंगे, तो उपयोगकर्ताओं के निर्णय के लिए वो प्रभावित करते हैं। तो उपयोगकर्ता कौन, निवेशक, जो इन्वेस्टर होते हैं वो उपयोगकर्ता होते हैं। ठीक है, तो अपन वो छोटी मोटी जितनी भी जानकारी है उनको देखेंगे और उनके अनुसार इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, ये क्या बोलना चाह रहा है कि इसके निम्न परिणाम हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि पैसे का पूर्णांक में बदलना। जैसे सपोज दैट अपने अकाउंटिंग में है 10.48, तो ये बोलती क्या उदाहरण, ये उदाहरण क्या बोलती है कि आप इसको 10 रुपए ही रिकॉर्ड करो। अगर मान लो सपोज दैट 10 यहाँ आ गए, 10.58 आ गए, ठीक है, कितना आ गए 10.58 आ गए, तो ये बोलती है कि उदाहरण पूरे कितने पे करो, 11 रुपए पे रिकॉर्ड करो। तो ऐसे बोलती है। कहने का मतलब ये है कि 50 से आप उधर ले जाओ, उधर पूर्णांक में आप पूरे 11 रिकॉर्ड कर लो, यहाँ तक कि पॉइंटों में आंसर नहीं आए। ठीक है, ये उदाहरण बोलते हैं कि आप पूरे रिकॉर्ड उसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ये क्या बोलती है कि कैलकुलेटर खरीद को स्टेशनरी व्यय व्यापारिक व्यय के रूप में दिखाना। देखो मेरी बात सुनो, ये होता है जैसे सपोज दैट मान लो किसी कपड़े की दुकान, ठीक है, तो स्टेशनरी यानी कहने का मतलब कैलकुलेटर ला रहा है, कैलकुलेशन के लिए चाहिए, कैंची ला रहा है, ये लूज एंड टूल्स में आने चाहिए। वैसे तो किस में आने चाहिए, लूज एंड टूल्स, छोटे मोटे सामान, लेकिन कैलकुलेटर मान के चलते हैं कि यार 1 साल के अंदर समाप्त हो जाते हैं, उसका कोई यूज नहीं है। स्टेशनरी का सामान है, पेन है वगैरह, जैसे पहले के जमाने में भैया है ना वो स्याही से लिखा करते थे, तो जो पीले कलर की भैया आती थी तो उसमें क्या ब्लैक पेन चलता था और वो स्याही ले लेके ऐसे लिखते थे लोग। ठीक है, तो वो खर्चा मान के चलते हैं कि ये है तो एक तरीके से पेन वगैरह है जो स्थायी रहेगी, वो तो एक तरीके से संपत्ति होनी चाहिए, लेकिन इनको क्या मानना चाहिए, छोटे मोटे इनको जो स्टेशनरी खरीद के रूप में मानना चाहिए कैलकुलेटर को। स्पेशली आप और एग्जाम्पल पर ध्यान रखो, लेकिन एग्जाम में कैलकुलेटर ही आता है कि कैलकुलेटर की खरीद व्यापारिक रूप में किस अवधारणा के अनुसार मानी जाती है। तो इंपॉर्टेंट है ये, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर यही कैलकुलेटर ही आपको देगा। ठीक है, व्यवसाय के छोटे मोटे व्ययों को अलग खाता नहीं खोलते हुए बल्कि उसे सन्ड्रीज एक्सपेंस के विविध व्ययों के रूप में दिखाया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो छोटे मोटे खर्चे उनको अलग से खाता नहीं खोलते, सन्ड्रीज एक्सपेंस के रूप में दिखाया जाता है। जैसे मान लो चाय पानी के खर्चे हो गए, ठीक है, सन्ड्रीज एक्सपेंसेस, उसको पेटी केस भी बोल सकते, पेटी केस भी बोलते हैं। ठीक है, वो छोटे मोटे खर्चे हैं उनको आप अलग से मत दिखाइए। चाय पानी किसी को मान लो जो कस्टमर आते हैं, ठीक है, कोई किसी का बिजनेस ही ऐसा है, चाय पानी होती है, जूस वगैरह सा होते हैं, जो छोटे मोटे खर्चे तुमको आप अलग अलग खाते में डालिए, आप उसका एक अकाउंट बना लीजिए। ठीक है, देखो जो नेक्स्ट उदाहरण है वो है सुदीर्घ संस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये रूढ़िवादिता की अवधारणा थी, वैसे ही ये सुदीर्घ संस्थान की अवधारणा इंपॉर्टेंट है। इसको चालू उद्यम भी बोलते हैं, सतत संस्थान भी बोलते हैं और सतत संस्थान की अवधारणा बोलते हैं। इसको इंग्लिश में ध्यान रखिए आप, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है, ये उदाहरण क्या बोलती है, देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो आपको ये पूरा एक लाइन रट लीजिए, इस मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूं कि 95% इन्हीं नोट्सों से मिल जाएंगे, लाइन टू लाइन, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा जूनियर अकाउंटेंट फर्स्ट ग्रेड में। ठीक है, आप इन्हें अपने रफ में कॉपी में उतारिए, ठीक है, वीडियो रोक रोक के आराम से उतारिए आप। ठीक है, इनसे एक भी लाइन बाहर नहीं जाएगी, ये मेरा दावा है। 95% 90% की मैं आपको श्योर कर रहा हूं। ठीक है, देखो ये उदाहरण क्या बोलते हैं कि यह उदाहरण मानती है कि व्यवसाय बिना किसी रुकावट के फ्यूचर में इस प्रकार चलता रहेगा और निकट फ्यूचर में समाप्त नहीं, कोई की संभावना नहीं। देखो नाम ऐसा है इसका, गोइंग कंसर्न। ये कहने का मतलब ये है कि उदाहरण बोलते हैं कि फ्यूचर में बिजनेस जो बंद नहीं होगा। ठीक है, और ये उदाहरण मान के चलती है कि फ्यूचर में बिजनेस चलता रहेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अपन लेखांकन करते हैं, उस हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं। देखो नेक्स्ट है, इस उदाहरण के कारण व्यवसाय अपने स्थायी संपत्तियों को आर्थिक चिट्ठे में ऐतिहासिक लागत पर दिखाया जाता है और इसमें फ्यूचर, वही बात है कि जो निकट फ्यूचर में समाप्त होने वाले हैं वो अपनी स्थायी संपत्तियों को बाजार मूल्य और शुद्ध वसूली मूल्य पर दिखाया जाता है। एक्चुअली में मार्केट वैल्यू और जो शुद्ध वसूली मूल्य वो क्या होता है, देखो जब बिजनेस कर रहे हैं, मान लो कोई भी संपत्ति है अपनी, तो उसकी मार्केट वैल्यू है और शुद्ध वसूली पर जो दिखाया जाता है। अपनी इस मार्केट वैल्यू पर शुद्ध वसूली मूल्य पर क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि अगर फ्यूचर में, निकट फ्यूचर में समाप्त होने वाला है, मान लो ये लाइन याद रखना, सपोज दैट अपनी पार्टनरशिप है या कोई कंपनी है, तो फ्यूचर में अपन को लग रहा है कि यार 2-5 महीनों बाद में समाप्त हो जाएगी, इसको 2-5 महीने बाद में डिस्क्लोज करना है, 2-5 महीने में बाद में बंद करना है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अपनी संपत्तियां किस
किस पे रिकॉर्ड करें, यानी उस कंडीशन में अपनी जो स्थायी संपत्तियां उसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करें, तो उस कंडीशन में अपन को या तो बाजार मूल्य पे, यानी जो प्रेजेंट टाइम में वो संपत्ति कितने में बिक सकती है, या शुद्ध वसूली मूल्य पे। बात एक हुई भाई अपन मार्केट वैल्यू की, यार आज ये मार्केट वैल्यू इसकी 50,000 है, तो फ्यूचर में मान लो अपन को पता है कि 3 महीने बाद में अपने जो फर्म है वो अपन समाप्त करने जा रहे हैं या फिर बंद करने जा रहे हैं, तो उस संपत्तियों को आज से आप रिकॉर्ड करना चालू कर दीजिए। जब अपन को ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में अपना बिजनेस बंद हो जाएगा, या शुद्ध वसूली मूल्य यानी इसका जो इतना मिल सकता है, या मान लो किसी को बेच दी कि भाई इसको 50,000 की थी मार्केट वैल्यू, या फिर शुद्ध वसूली मूल्य 40,000 मिल रहे हैं, तो उस पर आप रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, ये उदाहरण बोलती। फिर देखो ये क्या बोलती है, ये उदाहरण बोलती है कि इस उदाहरण का वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण है कि व्यय, वे इसका न्यून वैसे हैं, तो व्यय को आपको देखो इसी उदाहरण बोलती है कि जो आपके व्यय हुए ये पूंजीगत व्यय आप अलग से छांटो और आयगत आप अलग से छांटो। तो अपन इसका एक अलग से ही पूरा चैप्टर है, तो वो पूरा इस उदाहरण के बाद में जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे तो पूरा पूंजीगत और आयगत पूरा चैप्टर है, तो उसमें आप समझेंगे पूंजीगत व्यय क्या होते हैं और आयगत व्यय क्या होते हैं। ठीक है, और देखो ऐसे नॉर्मली अपन एक लाइन में समझ लेते हैं कि पूंजीगत व्यय होते हैं जो 1 साल से ज्यादा के लिए किए जाते हैं, आयगत व्यय होते हैं जो 1 साल से कम के लिए किए जाते हैं। पूंजीगत व्यय जैसे फॉर एग्जांपल मशीन हुई, फर्नीचर हुआ, ठीक है, ये पूंजीगत व्यय हो गए। आयगत व्यय होते हैं जैसे आपने मान लो कर्मचारी आपके कर्मचारी होते हैं, सैलरी हुआ, ठीक है, लाइटिंग का बिल हुआ, जितने भी आपने खर्चे किए, डेप्रिसिएशन वगैरह, सैलरी, लाइटिंग, डेप्रिसिएशन, जो छोटे मोटे खर्चे जैसे मान लो टैक्स वैक्स चुकाया नॉर्मली, ठीक है, एक किसी पार्टनर को दिए आपने, ब्याज दिया, इंटरेस्ट दिया, ठीक है, तो लोन पे आपने इंटरेस्ट दिया, तो वो आयगत खर्चे हो गए। तो वो अपन पूरा एक चैप्टर से पढ़ेंगे। ठीक है, संपत्तियां क्या होती है, स्थायी संपत्तियां, देखो स्थायी संपत्तियां और चालू संपत्तियां, ये अवधारणा बोलती है कि आप जो स्थायी संपत्तियां उनको अलग से दिखाओ और चालू संपत्तियां वो अलग से दिखाओ। ठीक है, देखो स्थायी संपत्तियां फर्नीचर हो गया, मशीन्स हो गई, ठीक है, ये स्थायी संपत्ति हो गई, यानी कहने का मतलब जो 1 साल से ज्यादा चले, ठीक है, और 1 साल से कम चले उसे बोलते हैं चालू संपत्तियां, यानी डेटर्स, ठीक है, अपने जो डेटर्स हो गए, स्टॉक हो गया, ये चालू संपत्तियां हो गई। ठीक है, इनका अलग से चैप्टर आएगा तो उसमें अपन फिर से पढ़ेंगे, लेकिन आप जहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि बताओ संपत्ति और दायित्व का वर्गीकरण कौन सी अवधारणा के अनुसार किया जाता है, तो आपको फिर ये उदाहरण पे टिक करना है। ठीक है, फिर होता है दायित्व, देखो दायित्व भी वही होता है, दीर्घकालीन दायित्व और अल्पकालीन दायित्व। दीर्घकालीन दायित्व क्या होता है कि जो 1 साल से ज्यादा के दायित्व चुकाने हो और 1 साल से कम के लिए चुकाने हो, दीर्घकालीन दायित्व ये शेयर कैपिटल हो गई, रिजर्व्स हो गए, ठीक है, लॉन्ग टर्म्स लोन हो गए। अल्पकालीन दायित्व यानी किसी से उधार माल परचेज किया हो तो क्रेडिटर्स हो गए, है ना, ये हो गए, किसी को बैंक लोन लिया था, बैंक पे इंटरेस्ट देना है, ठीक है, तो ये हो गया अल्पकालीन दायित्व। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है लाइन। इस अवधारणा के कारण बैलेंस शीट में अदत्त, पूर्वदत्त, उपार्जित, अनुपार्जित आय को समायोजन का लेखा किया जाता है। ये लिख लो आप, ये लेखा किया जाता है। ठीक है, देखो इनका बैलेंस शीट में लेखा किया जाता है, ये पूछेगा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। देखो 3-4 चीजें होती है, एक तो क्या बोलेगा कि इनका लेखा किया जाता है, ठीक है, बैलेंस शीट में लेखा किया जाता है। एक तो इनका बोलेगा, देखो 3 चीज होती है, एक तो बोलेगा कि लेखा किया जाता है, वो किस अवधारणा के अनुसार किया जाता है, इनको बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, वो किस अवधारणा के अनुसार दिखाया जाता है, इनको पेंडल में दिखाया जाता है, वो किस अवधारणा के अनुसार दिखाया जाता है। ठीक है, तो अगर बैलेंस शीट में इन चारों चीजों को दिखा रहे हैं, प्रीपेड, अक्रूड, अनवर्ड, और ये 4 चीजें होती है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग, ये 4 चीजें होती है। अगर इनको बैलेंस शीट में दिखाना हो, देखो यहां दिखाते हैं हम, देखो अगर इनको बैलेंस शीट में दिखाना हो तो बैलेंस शीट में क्या आएगा, देखो एक साइड आती है असेट्स, असेट्स कौन सी हो गई, एक तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, एक अक्रूड इनकम हो गई, ये दोनों असेट्स हो गई, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग और अनअर्न्ड इनकम ये क्या होगी, लायबिलिटीज हो गई। ठीक है, तो अगर इनको बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं तो किस अवधारणा के अनुसार दिखा रहे हैं, गोइंग कंसर्न के अनुसार, वो इनका लेखा ही कर रहे हैं, इनकी प्रविष्टि कर रहे हैं तो किस अवधारणा के अनुसार, उपार्जन के अवधारणा के अनुसार, और इनका अगर मान लो सपोज दैट इनको पीएनएल में दिखा रहे हैं, पीएनएल में इनका समायोजन कर रहे हैं तो किस अवधारणा के अनुसार, ये मिलान के उदाहरण के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण थी ये, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, हमारे आश्रम परिवार के चैनल को प्यार देने के लिए, और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।